बहुत लोग जो कंफ्यूज होते हैं और इंटरेस्ट भी लेते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ में के बारे में हम बात कर लें। भाई फ्रेडरिक नीचे का नाम सबसे ज़्यादा किस चीज़ से जाना जाता है? नहीं, गॉड इज डेड नहीं, नाहिलिज्म। फ्रेडरिक नीचे बोलते नाहिलिस्टिक फिलोसफर। वंस एंड फॉर ऑल जान लो क्या थी फ्रेडरिक नीचे की नाहिलिज्म। क्या फ्रेडरिक नीचे नाहिलिस्ट थे नहीं थे? क्या वो नाहिलिज्म प्रीच करते थे नहीं करते थे? किसी बड़ी भरी महफिल में भरे झुंड में हवा में तीर ना चलाते हुए आप लोगों के समक्ष रख पाएँ कि भैया फ्रेडरिक नीचे क्या थे, क्या फिलॉसफी थी उनकी नाहिलिज्म के प्रति। अब ये जान लो। सबसे पहले तो एक काम करो भैया, यहाँ मारो हमारे थप्पड़, मारो। बहुत लोगों ने मारा होगा, अब यहाँ मार लिया, अब यहाँ मारो, यहाँ मार लिया, कोई बात नहीं भैया, वापस यहाँ मारो, यहाँ मारो, फिर यहाँ मारो, मारते रहो, थप्पड़ बजाते रहो। ये है स्लेव मोरालिटी, जिसके अगेंस्ट थे फ्रेडरिक नीचे। बहुत ज़्यादा चिढ़ते थे, बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे और कहते थे कि तुम गुलाम बन के रह गए हो, तुम स्लेव बन के रह गए हो। इसी के बारे में आज के हम लेक्चर में बात करेंगे। फ्रेडरिक नीचे की फ़िलॉसफी, क्या फ्रेडरिक नीचे कह रहे थे अपनी फ़िलॉसफी में, कैसे उनकी फ़िलॉसफी इवॉल्व करी इनटू अ वेरी मैच्योर फ़िलॉसफी, क्या फेजेस थे, क्या स्टेजेस थे। बहुत शॉर्टली उनको टच करते हुए जाएंगे क्योंकि वो बहुत हाई लेवल फ़िलॉसफी है, ठीक है। मेरे को भी थोड़ा ठीक से डेप्थ में घुसना होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें। ऊपरी से भी मैं तुमको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा उनका। थोड़े बहुत में भी बहुत कुछ है, फ़िलॉसफी ऐसी चीज़ है, थोड़े बहुत में भी आप बहुत कुछ कह सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज़, ये लेक्चर के नोट्स वापस से कहीं पे भी हो सकते हैं इस वीडियो में, तो वीडियो पूरा देखना और ये मत बदमाशी करना कि कोई भैया नोट्स का कोड निकाल के नीचे कमेंट सेक्शन में कर रहा है, मैं डिलीट कर दूंगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सब लोग देखें वो कोड, मतलब सबको वीडियो देखें मेहनत से, क्योंकि वीडियो कंपाइल करने में मेहनत लगती है। और तुम लोग नोट्स लोगे, बैठ जाओगे, बस नोट्स लेके पढ़ लोगे, तो कोड रहेगा बीच में। कम्युनिटी ज्वाइन नहीं करिए तो कम्युनिटी ज्वाइन कर लो। 50 मेंबर्स होते ही वहाँ पे हम एक डिबेट सेशन रखने वाले हैं, तो मेक श्योर यू ज्वाइन इन। जो भी तुम अपनी फ़िलॉसफी डेवलप करते हो, फ़िलॉसफी की नॉलेज प्रीच करना चाहते हो, बताना चाहते हो, शेयर करना चाहते हो, यू कैन गो देयर इन दी कम्युनिटी डाउन बिलो, लेकिन लिंक इज़ इन दी डिस्क्रिप्शन, वहाँ शेयर करो। कुछ कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो, तुमको लगता है कि मैं सेटअप थोड़ा अपग्रेड करूं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपग्रेड करूं सेटअप थोड़ा, तो तुम लोग यू कैन कंट्रीब्यूट, उसके भी लिंक्स तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। देखो थोड़ी यहाँ पे हल्की सी अनाउंसमेंट है, ये है कि मेरा जो चैनल है दूसरा, ठीक है, 2 चैनल है। मैं एक इंग्लिश चैनल रन करता हूँ जो कि अभी उस पर कुछ कंटेंट जा नहीं रहा, और एक और चैनल है जो जिसमें मैं अपनी फ़िलॉसफीज डालता हूँ और इंटरेस्टिंग वीडियोस आते हैं। तो उसमें मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट करी है, लोनोलॉग अ टॉक विद सेल्फ, जिसमें मैं बैठ के अनकट रॉ फुटेज रहेगी, जो भी मैं कर रहा हूँ, नाक में भी उंगली डालूंगा वो भी तुमको उसमें दिख जाएगा। डाली नहीं है, मतलब बता रहा हूँ, एकदम रॉ अनकट रहेगा और बैठ के मैं आर्टिकुलेट कर रहा हूँ जो माइंड में आ रहा है, जो कुछ माइंड में आ रहा है। मैं पहले से सोच के नहीं बैठता, उस प्रोसेस में तुमको पता लगेगा कि मैं असल में सोचता कैसे हूँ, अपनी किताबें कैसे लिखता हूँ। तो वो पूरा क्रूड एंड रॉ फॉर्म ऑफ फिलोसफिकल वीडियोस हैं, तो तुम जाके वो देख सकते हो, आधे घंटे 40 मिनट के। इंटरेस्ट है तो नीचे लिंक अगेन मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, जाओ देखो, इंटरेस्ट है तो देखना। और वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर देना उस चैनल पे, क्योंकि बहुत कुछ इंटरेस्टिंग चल रहा है और एक टीम मैं बना रहा हूँ, तो वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग फिलोसफिकल डॉक्यूमेंट्रीज़ भी आने वाली है। डॉक्यूमेंट्रीज़ तो पसंद ही होगी तुम लोगों को, बाहर निकल के इधर उधर हांड रहा हूँ मैं, मस्ती कर रहा हूँ फिलॉसफी के पर्सपेक्टिव से, जाके सब्सक्राइब कर लो। नाउ गेटिंग टू द मुद्दा, फ्रेडरिक नीचे भाई, हमने फ्रेडरिक नीचे के बारे में जाना, क्या वो कह रहे थे, क्या उनकी लाइफ थी, इन द सेंस लाइफ के बारे में जाना। अब उनकी फिलॉसफी जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। पहली पार्ट जो उनकी थी फ्रेडरिक नीचे की, पहली पार्ट थी जो उनकी अर्ली वर्क था, अर्ली फिलॉसफी थी, बहुत रोमांटिसिज्म टाइप फिलॉसफी थी, इन्फ्लुएंस्ड बाय शोपेनहाउर एंड रिचर्ड वागनर, जो उनके कंपोजर फ्रेंड थे। और शोपेनहाउर से वो, मैंने जो लेक्चर नहीं देखे तो जाके लेक्चर में देखो, फिर यहाँ भैया ऐसे आ जाओगे बिना नॉलेज के तो क्या होगा, तुमको भी पता है। वो देखो लाइफ ऑफ फ्रेडरिक नीचे, तो उसमें वो एक बुक स्टोर में गए थे, शोपेनहाउर के बारे में पढ़ा, शोपेनहाउर के नाहिलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा। तो नाहिलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ के उन्होंने ये कहा कि भैया देखो ऐसा है, नाहिलिज्म तो नहीं है लेकिन हम उससे बाहर निकल सकते हैं, नाहिलिज्म से वी कैन स्ट्राइव फॉरवर्ड, स्ट्राइव अबव द वॉइड। तो उनकी फिलॉसफी उसके ऊपर थी। तो सबसे पहले जो हमने पढ़ा ही था,
1873 में उन्होंने दिया था बर्थ ऑफ ट्रेजेडी, जो कि ग्रीक फिलॉसफी से भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी, शॉफेनहायर से इन्फ्लुएंस थी और रिचर्ड वॉगनर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थी। 1873 में ये इन्होंने एक और चीज़ दी, वो थी अनटाइमली मेडिटेशंस। ठीक है, फॉर अनटाइमली मेडिटेशंस 1873 ये दिया फ्रेडरिक नीचा ने। अब ये जो इनका काम था इसमें बहुत ही ज़्यादा रोमांटिसिज्म का पर्सपेक्टिव था। अब रोमांटिसिज्म मतलब वो नहीं प्यार रोमांस भैया पार्क में जाके तुम लोग कर रहे हैं जो लड़का लड़की करते हैं, वो नहीं, वो वाला रोमांटिसिज्म नहीं। रोमांटिसिज्म इज अ फोकस ऑन इंडिविजुअलिज्म, इज अ फोकस ऑन इमोशन, दैट इज अ रियल मीनिंग ऑफ रोमांटिसिज्म, कि तुम एक इंडिविजुअल के ऊपर जोन इन करके ध्यान दे रहे हो कि वो कैसे फंक्शन करता है, क्यों फंक्शन करता है, किस लिए है, किस लिए नहीं है। अब इसके बाद इनका नेक्स्ट पार्ट आया जो कि था इनका मिडिल पीरियड। ये अर्ली पीरियड हो गया इतना तुम्हारा, बर्थ ऑफ ट्रेजेडी, फॉर अनटाइमली मेडिटेशंस। फिर इनका मिडिल पीरियड आया, ठीक है, उसमें आया था फ्रॉम ह्यूमन ऑल टू ह्यूमन, अप टिल गे साइंस, ठीक है। अब ये नाम ऐसे क्यों होते थे, ये नाम के पीछे की क्या फिलॉसफी है, वो हम किसी अलग वीडियो में कवर करेंगे। भाई गे, हमारे लिए गे का मतलब कुछ और है, हमारे लिए रोमांटिसिज्म का मतलब कुछ और है, हमारे लिए ट्रेजेडी का मतलब कुछ और है। कौन सी ट्रेजेडी की किसी का कोई मर गया, किसी को गाड़ी चढ़ गई, वो हो गई ट्रेजेडी, लेकिन ये सब अलग होता है। एस्थेटिक्स में ट्रेजेडी हमने कवर किया हुआ है, ठीक है। गे साइंस, गे यहाँ पे गे का एक बहुत ही साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में मीनिंग है। तो फ्रॉम ह्यूमन ऑल टू ह्यूमन और गे साइंस में यहाँ पे ये फ्रेंच जो एफोरिज्म लिखते हैं, एफोरिजिस्ट, ठीक है, जो फ्रेंच एफोरिजिस्ट होते थे उनके स्टाइल में लिखने की कोशिश करते थे। और यहाँ इनको एक ऐसी फ्रीडम मिली जो इनके लिए इनकी लाइफ चेंज कर देने वाली थी। फ्रीडम फ्रॉम रिचर्ड वॉगनर एंड फ्रीडम फ्रॉम शॉफेनहायर। इनके इन्फ्लुएंस से ये फ्री हो गए, ठीक है, इनके इन्फ्लुएंस से फ्री हो गए। ये प्रेस करने लग गया रैशनल थिंकिंग को, साइंटिफिक थिंकिंग को, ये लिटरेरी एजुकेशन और लिटरेरी जॉनर को उसके साथ एक्सपेरिमेंट्स करने लग गए, अलग अलग तरीके की राइटिंग्स लाने लग गए। राइटिंग मतलब लिखत राइटिंग नहीं, मतलब लिखने का ढंग, आर्टिकुलेशन का ढंग कागज़ के ऊपर। तो फ्रॉम ह्यूमन ऑल टू ह्यूमन, गे साइंस। और उसके बाद इनकी मेच्योर फिलॉसफी जो डेवलप हुई है वो हुई है गे साइंस से, ठीक है, जहाँ से इन्होंने द कॉन्सेप्ट ऑफ इटर्नल रिकरेंस, द गॉड इज डेड, व्हाट डजंट मेक किल्स यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, लिव डेंजरसली, ये सब चीज़ें यहाँ से इन्होंने देनी शुरू कर दी। अब यहाँ पे ये ह्यूमन वैल्यूज़ के बारे में बहुत बात करने लग गए, ठीक है। अब इनका बहुत ज़्यादा रुझान और रोमांच आ गया कि ह्यूमन वैल्यूज़, अब हम हो गए भाई मेच्योर फिलोसफर, हम हैं भाई। फ्रेडरिक नीचे हैं, थोड़े हिपोक्रेट थे फ्रेडरिक नीचे, देखो वो ऐसी चीज़ें बोलते थे कि जो लोग पूरी किताबों में लिखते हैं वो मैं एक वर्ड में कह सकता हूँ, एक लाइन में लिख देता हूँ। थोड़ी हिपोक्रेसी थी, थोड़ा गुरूर था, थोड़ी प्राउडनेस थी अपने इंटेलेक्ट के ऊपर। उस वजह से इनका फ्रेंड सर्कल काफ़ी छोटा था और लड़ाइयाँ बहुत जल्दी हो जाती थी, क्योंकि एक सेंस ऑफ प्राइड था जिसके चलते बहुत ज़्यादा हिपोक्रेसी आ जाती थी उनके कामों में। अब इन्होंने वैल्यूज़ के ऊपर काम देना शुरू किया, जहाँ पे तुम्हारा मैंने थप्पड़ वाला एग्जांपल बोल, स्लेव मोरालिटी, जूडो क्रिश्चियन मोरालिटी, जूडो क्रिश्चियन वैल्यूज़, मेटाफिजिक्स को भी ये क्रिटिसाइज करने लग गए। प्लेटो बाबा से थोड़ा ये चिढ़ते थे, प्लेटो को भी गाली देते थे, और स्पिंडल वगैरह पता नहीं क्या कुछ उनको अपनी, भाई ये राइटर्स की जो है ना लैंग्वेज बड़ी प्रोवोकेटिव होती है और बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है। वो गालियाँ दे जाते हैं, तुमको समझ में नहीं आएगा भाई ये गाली दे रहा है, वर्ड्स इतना खूबसूरत यूज़ करेंगे, ऐसे लगेगा भाई ये तारीफ़ हो रही है, ठीक है, लेकिन असल में गालियाँ पड़ रही हैं। तो ये जब लू सॉलों जो हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में फर्स्ट लेक्चर में, लू सॉलों के साथ जब इनका झगड़ा हो गया था, इन द सेंस लू सॉलों ने मना कर दिया कि मैं नहीं चाहती शादी करना, ठीक है, एक रिलेशन तक ठीक है, इन द सेंस कि आई अप्रिशिएटेड योर इंटेलेक्ट, यू अप्रिशिएटेड माई इंटेलेक्ट एंड माई चार्म, अब मैं शादी नहीं करना चाहती बिकॉज आई डोंट वांट टू लिव लाइक दैट पर्टिकुलर लेडी, मतलब कोई ऐसी औरत जो उस टाइम पे यूरोपियन हाउस होल्ड्स में होती थी, तो वो खूब गंदगी से, मतलब समझ रहे हो तुम, लेटर्स लिख के लू सॉलों को भेजते थे। और इसके ऊपर तुम मूवी देख सकते हो, व्हेन नीचे वेप्ट,
एक मूवी है, काफ़ी अच्छी मूवी है, आर्ट मूवी है। आर्ट मूवी इन द सेंस कोई एक्शन धाड़ धूम कुछ नहीं है उसके अंदर, साइंस फिक्शन हॉरर कुछ नहीं है, सिंपल एक आर्ट मूवी है, व्हेन नीचे वेप्ट। और सिगमंड फ्रॉइड के बारे में थोड़ा बहुत तुम वहाँ पे जानोगे। अब वैल्यूज़ के ऊपर ये बात करने लग गए और ये कहने लग गए कि लाइफ नाइदर हैव एनी इंट्रिंसिक वैल्यू नॉर लैक्स इट। ठीक है, ना तो कोई वैल्यू है, इंट्रिंसिक वैल्यू से मतलब मीनिंग। ठीक है, ना तो कोई इसका इंट्रिंसिक मीनिंग है और तुम ये भी नहीं कह सकते कि नहीं है। एक पैराडॉक्सिकल सिचुएशन है। और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है? राइटिंग ओवर नेचुरल वैल्यूज। कोई नेचुरल वैल्यू नहीं है, कोई स्पेसिफाइड वैल्यू नहीं है, कोई बाइबल नहीं है। मतलब बाइबल नॉट इन अ रिलीजियस सेंस, नहीं बोलते कि भाई तुम्हारी ये मैनुअल है, तुम्हारी ये बाइबल है। कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, नथिंग इज नेचुरल। और ये भी नहीं कह सकते कि ये भी नहीं, मतलब पैराडॉक्स समझ रहे हो कि तुम ये भी नहीं कह सकते कि कोई इंट्रिंसिक मीनिंग नहीं है। ठीक है, तुम ये भी नहीं कह सकते कि इंट्रिंसिक मीनिंग है। कंफ्यूज स्टेट बहुत ज़्यादा। फिर उन्होंने कहा कि लेकिन फिर भी एक इंसान उसको इवैल्यूएट करता है। ठीक है, उस इंट्रिंसिक मीनिंग के बारे को ढूंढने की कोशिश करता है। और ये जो इवैल्यूएशन है वो एक तरीके से सिम्टम है ऑफ द कंडीशन ऑफ द इवैल्यूएटर। वो जो इवैल्यूएशन है इसमें तुम्हारा थोड़ा पर्सपेक्टिविज्म भी आ जाता है कि हर चीज़ का पर्सपेक्टिव होता है। देयर इज नो ऑब्जेक्टिव ट्रूथ, ऑब्जेक्टिव रियलिटी टू ए पर्टिकुलर थिंग। अभी हम आगे पढ़ेंगे पर्सपेक्टिविज्म नीचे ने कैसे उसको पुट फोर्थ किया। तो वो जो पर्टिकुलरली इंसान एक स्पेसिफिक इंट्रिंसिक चीज़ को, जैसे सपोजिंग ये डस्टर है, ठीक है, इसको अपने हिसाब से परसीव कर रहा है। कोई बोलेगा मेरे को भैया ये काली साइड पसंद है, कोई बोलेगा मेरे को पीली साइड पसंद है, कोई बोलेगा मेरे को ये जो ये आवाज़ आ रही है ये पसंद है। तो सबका अपना यहाँ पे मीनिंग है। तो मतलब इसकी वेव फॉर्म बहुत खतरनाक आ रही है, बहुत लोगों को कान में लगती है ये बात, आवाज़ मेरे को पता है, बट इसका वेव फॉर्म बहुत तगड़ा आ रहा है, मेरा चलता रहता ना। तो बहरहाल कहाँ घूम जाते हैं हम। तो वो जो जिस तरीके से वो इवैल्यूएट कर रहा है इस दस्तर को, इंसान की पीली साइड या काली साइड, उसकी सब्जेक्टिविटी है, उसका पर्सपेक्टिव है, दैट इज पर्सपेक्टिविज्म। और वो उसके बारे में बहुत कुछ बताता है। जिस तरीके से वो परसीव कर रहा है वो इस इंसान के बारे में बहुत कुछ बताता है। अब मैंने बोला कि मेरे को ये चीज़ बहुत सही लग रही है, इसका वेव फॉर्म। क्यों बोला मैंने ये? इससे तुमको एक सैडिस्टिक अप्रोच दिखती है मेरे अंदर कि भाई इसको मज़ा आ रहा है, बहुत लोगों के कान में आवाज़ चुभती होगी लेकिन फिर भी कर रहा है। तो ये मेरे सैडिस्टिक और पेसिमिस्टिक माइंड के बारे में तुमको बताना है, समझ रहे हो? जो कि है रियलिटी में मैं ऐसा ही हूँ। तो समझ रहे हो बात? ये चीज़ बोली। और यहाँ पे वो वेस्टर्न फिलॉसफी, रिलीजन एंड मोरालिटी, इसके ऊपर क्रिटिसिज्म देना इन्होंने शुरू कर दिया, इसके ऊपर बात करना इन्होंने शुरू कर दिया। और एक शब्द है जो तुम बहुत बार सुनोगे, वो है एस्थेटिक आइडियल। ये तुम बहुत बार सुनोगे। क्या होता है भाई एस्थेटिक आइडियल? ये एक तरीके से एफर्मेशन ऑफ योर एग्जिस्टेंस है। मतलब मैं यहाँ थोड़ा आ जाता हूँ। एस्थेटिक आइडियल एफर्मेशन ऑफ एग्जिस्टेंस है कि तुम एग्जिस्ट क्यों करते हो, उसको अफर्म करने के लिए एक प्रोसीजर ऑफ सेल्फ टॉर्चर है। ठीक है, प्रोसीजर ऑफ सेल्फ टॉर्चर है जिसको इन्होंने लिंक कर दिया वेस्टर्न फिलॉसफी, मोरालिटी, रिलीजन से। फिलॉसफी को भी क्रिटिसाइज किया इन्होंने बहुत ज़्यादा। तभी आज के डेट पे बहुत जो तुम्हारे समझ लो जो ऑर्थोडॉक्स फिलोसफर्स हैं, जो प्लेटो एरिस्टोटल के भक्त हैं, वो बहुत ज़्यादा गाली देते हैं फ्रेडरिक नीचे को। ये फिलोसफर नहीं है, सिर्फ एक कल्चरल क्रिटिक है, सोशल क्रिटिक है। बात करेंगे क्यों है, क्योंकि उनका काम ओरिजिनल वर्क बहुत ज़्यादा नहीं था। उन्होंने क्रिटिसिज्म करनी स्टार्ट करी। ओरिजिनल वर्क था लेकिन इन कंपैरिजन टू मेटाफिजिकल फिलोसफर्स उतना ज़्यादा नहीं था। बाद में हम बात करते हैं क्या क्या उनका अपना ओरिजिनल डॉक्ट्रिन्स और थीसिस थी। तो कहते थे खुद का तो कुछ नहीं है, इसने तो बस क्रिटिसाइज किया है हर किसी को। अब ये जो तुम है एस्थेटिक आइडियल, इसके बारे में तुम खुद भी पढ़ना और देखना। इसके ऊपर हम होपफुली आगे एक लेक्चर बनाएंगे कि एक स्पिरिचुअल बंदा, ठीक है, एक स्पिरिचुअल बंदा नॉनवेज नहीं खाता, दारू से दूर रहता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज से दूर रहता है, एडल्ट्री से दूर रहता है, गंदे कामों से दूर रहता है, जस्ट टू सेटिस्फाई
हिज एस्थेटिक आइडियल उसको बोलते हैं, उस पर्टिकुलर चीज़ को, प्रोसेस कह लो, उसको एस्थेटिक आइडियल बोलते हैं। और इन्होंने कहा कि रिलीजन यही कर रहा है, रिलीजन यही कर रहा है, तुमको कह रहा है, और फिलॉसफी भी यही कर रही है। कुछ रिलीजन, तुम्हारे अब्राहमिक रिलीजन्स बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पे सफरिंग कर लो, उसके बाद तुम्हें कुछ जो है तुम्हारा कोई कॉस्मिक सिग्निफिकेंस है, कॉस्मिक सिग्निफिकेंस, ठीक है, कि तुम्हारा अदर वर्ल्डली कोई सिग्निफिकेंस है, आफ्टर लाइफ है, कुछ तुमको मिलेगा, तुम्हारा नर्क, स्वर्ग, जन्नत, जहन्नम, हेल, हेवन वाला कॉन्सेप्ट। कुछ रिलीजन्स कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे तुमको क्या है, यहाँ पे क्या है, सफरिंग को इस तरीके से इन लोगों ने घुमाया है, रिलीजियस लोग जो ये मॉरल वैल्यू सिस्टम फॉलो करते हैं, ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम, वो ये कह रहे हैं कि भाई सफरिंग तुम्हारे पास एक मौका है अपने पाप धोने का। भाई तुम सफरिंग में हो, परेशान हो, तुम अपने पाप धोने आओगे, ऊपर वाले से भीख मांगोगे, तो इसको इन्होंने दिया एस्थेटिक आइडियल का नाम, कि अपने को तुम टॉर्चर कर रहे हो, अपने पाप धोने के लिए टॉर्चर कर रहे हो, कि हम ऊपर वाले से अपनी परेशानी की भीख मांगेंगे कि भाई हमारी परेशानी ठीक कर दो। तो उसको इन्होंने क्रिटिसाइज करना शुरू किया, एस्थेटिक आइडियल। तो तुम्हारा क्रिश्चियनिटी कॉस्मिक सिग्निफिकेंस बता रहा था कि भाई अदर वर्ल्डली कुछ, और तुम्हारा जूडो क्रिश्चियनिटी जो था वो तुमको बता रहा था कि भाई यहाँ पे अपने पाप धो, और सफरिंग इज अ वे, इज अ पोर्टल फॉर यू टू धो योर पाप। समझ रहे हो बात? तो इस तरीके से वो चढ़ने लग गए। अब इन्होंने फिलॉसफी को भी नहीं छोड़ा, इन्होंने प्लेटो को पकड़ा, धर दबोचा और कहा, ठीक है, प्लेटो को भी क्रिटिसाइज किया, और मेटाफिजिकल फिलोसफर को क्रिटिसाइज करते हुए कहा कि भाई जो तुम्हारी ट्रेडिशनल फिलोसफी है, जो कि मेटाफिजिकल फिलोसफी हो गई, वो कहता है भाई सोल ओवर बॉडी, माइंड ओवर सेंसेस, ड्यूटी ओवर डिजायर, रियलिटी ओवर अपीयरेंस। वो भी तो एक तरीके का टॉर्चर है। वो फिलॉसफी भी, तुम्हारी ट्रेडिशनल फिलॉसफी भी एक तरीके का टॉर्चर हो गई। तो तुम में और धर्म में कोई फर्क नहीं रह गया, ये कह रहे थे फ्रेडरिक नीचे। और ये दोनों एक ट्रू वर्ल्ड की तरफ देख रहे हैं, ये दोनों एक परफेक्ट वर्ल्ड की तरफ देख रहे हैं, चाहे वो तुम्हारी फिलॉसफी हो, ट्रेडिशनल फिलॉसफी, चाहे वो तुम्हारा रिलीजन हो, दोनों एक ट्रू वर्ल्ड की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, ये तुम्हारा ट्रू वर्ल्ड पृथ्वी समझ लो, ये ट्रू वर्ल्ड की तरफ देख रहे हैं, और ये ट्रू वर्ल्ड की तरफ देखना ये दर्शाता है कि तुम्हारी जिंदगी डिक्लाइन हो रही है, डूब रही है, ख़त्म हो रही है। योर लाइफ इज़ फुल ऑफ डिस्ट्रेस, परेशानी, सफरिंग, ख़त्म है तुम्हारी ज़िंदगी। तो उन्होंने फ़िलॉसफी को भी लपेट लिया भाई, फ़िलॉसफी को भी लपेट लिया, और इन्होंने रिलीजन को भी लपेट लिया, ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम, मॉरालिटी सिस्टम को भी लपेट लिया। अब मॉरालिटी से बात करते हुए थोड़ा इनके मॉरल सिस्टम पे आते हैं कि ये मॉरल सिस्टम के थ्रू कह क्या रहे थे, क्या कहना चाह रहे थे। समझ रहे हो भाई? देखो, लाइक वाइक ठोकते जाओ, साइड बाय साइड, किसी कम्युनिटी में हो, ग्रुप्स में हो, कहीं पे भी हो, शेयर करते जाओ चैनल। हमारे विजन को आगे बढ़ाएं कि हम फिलॉसफी चाहते हैं, इंडिया में आए, लोग पढ़े, उसको जाने कि कितनी इंपॉर्टेंट है, हाउ फिलॉसफी मदर ऑफ ऑल एकेडमिक स्टडीज़। ठीक है, उसमें मदद करें, आप ही लोग कर सकते हैं, शेयर करेंगे। एक भी बंदा नया सब्सक्राइबर आया, जेन्युइनली सब्सक्राइब करके देखेगा, हमारे लिए बढ़िया है, और इस वर्ल्ड के फ्यूचर के लिए, हमारी जनरेशन के फ्यूचर के लिए, और इस कंट्री के फ्यूचर के लिए अच्छा है। अब मास्टर और स्लेव मोरालिटी को उन्होंने, मास्टर मोरालिटी को दो भागों में डिवाइड कर दिया कि भाई मास्टर स्लेव के बजाय चांटा। ठीक है, मास्टर हो गया तुम्हारा, गॉड को एक मास्टर बना दिया। मास्टर हो गए जो तुम्हारे जितने नोबेल लोग होते हैं, जितने भी, जैसे ये हो गए ना, उस वक्त क्रिश्चियन मोरालिटी को ये बहुत ज़्यादा गाली दे रहे थे, जितने पैस्टर्स हो गए, जितने भी तुम्हारे पोप हो गए, जितने भी तुम्हारे टॉप लेवल भगवान के बंदे, गॉड मैन जिनको बोलते हैं, ये हो गए तुम्हारे मास्टर, और बाकी जो पूछते हैं स्लेव। अब अगर कोई भी तुम्हें एक थप्पड़ मारेगा, और एक और इन्होंने एक एफोरिज्म जैसा दिया कि एक थप्पड़ मारेगा, गाल आगे कर लो। कहते हैं क्रिश्चियनिटी में उस वक्त ये कहते थे कि क्रिश्चियनिटी ये कहता है कि तुमको थप्पड़ मारा, गाल आगे कर लो, दूसरा गाल भी आगे कर लो, तीसरा गाल भी आगे कर लो, चौथा गाल भी आगे कर लो, तब तक थप्पड़ खाओ जब तक तुम मारने वाले हो थक ना जाए। तो उन्होंने कहा भाई ये कैसी मोरालिटी है, मतलब तुम पिटते जाओ जब तक सामने वाला थक ना जाए। ये तो एस्थेटिक आइडियल यही हो गया कि तुम अपने को टॉर्चर कर रहे हो जस्ट कि सामने वाले को, ऊपर वाले को इंप्रेस कर पाओ कि भाई देखो मैं कितना विद्वान हूँ, मैं आप मेरे ऊपर दया खाइए, मैं असली भक्त हूँ आपका। उसी को इन्होंने बोला कि मास्टर एंड स्लेव मोरालिटी। अब इन्होंने तीन शब्द पकड़े इनको समझाने के लिए, 3 शब्द पकड़े। ठीक है, गुड, बैड, इविल।
जो इनकी किताब है बियॉन्ड गुड एंड ईविल, ठीक है। अब इन्होंने इसमें भी कॉन्ट्रास्ट ढूंढा। भाई कोड है 7286 कि भाई तुम्हारा जो गुड है और अगर तुम बैड को मिला दो, ठीक है, तो तुम्हारा मास्टर जो है वो गुड है और तुम्हारा स्लेव जो है वो बैड है। भाई मास्टर कौन हुआ? ऊपर वाला गॉड। गॉड इज गुड, चाहे वो कैसा भी करे, गॉड इज गुड, ठीक है। और तुम्हारा जो स्लेव है वो बैड है, तो तुमको पूजना है, ठीक है। थप्पड़ खाने हैं, ज़बरदस्ती अपने को टॉर्चर करना है, अपने पाप धोने, बैड है। और मास्टर गुड है, मास्टर को जो करना है करे। अब इन्होंने कहा कि अगर स्लेव रिटेलिएट करता है, स्लेव अपनी आवाज़ उठाता है इस अन्याय के अगेंस्ट, स्लेव अपनी आवाज़ उठाता है, तो वो हो गया भैया ईविल, वो हो गया ईविल। जो स्लेव है तुम्हारा वो हो गया ईविल। और भगवान तुम्हारा भगवान ही है, गॉड तुम्हारा गॉड ही रहेगा, वो गुड ही रहेगा हमेशा। समझ रहे हो? तो ऐसे इन्होंने वर्ड्स के जाल में फंसाने की कोशिश करी फ्रेडरिक नीचे ने मॉरल लेजिस्लेटर्स को, जो उस वक्त के मॉरल लेजिस्लेटर्स थे, जो अपने को समझते थे, और वो ये कहते थे कि स्लेव मोरालिटी इज़ दी ओनली मोरालिटी। भाई यही तरीका है, भाई स्लेव को बैड ही रहना पड़ेगा जिससे वो गुड को पूछता रहे, मतलब मास्टर को पूछता रहे, हमेशा पूछता रहे, पूजता रहे। तो फ्रेडरिक नीचे ने कहा भाई यही ट्रू यही है क्या? नहीं, इससे बहुत बढ़ के है, इससे बढ़ के भी आगे कुछ है, इससे बढ़ के भी बहुत कुछ है। हम इसको लेजिस्लेट करेंगे। वी विल बी द मॉरल लेजिस्लेटर। कैसे? बाय किलिंग गॉड, बाय गिविंग आउट द स्टेटमेंट गॉड इज डेड। अब गॉड तो मर गया, अब ट्रांस इवैल्यूएशन ऑफ ऑल वैल्यूज कैसे होगा? कौन है हम लोग? वी आर द मॉरल लेजिस्लेटर्स, वी आर द फ्लैग बियरर्स, ठीक है। ये फ्रेडरिक नीचे कह रहे थे। फिर अब बहुत लोग जो कंफ्यूज होते हैं और इंटरेस्ट भी लेते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ में, उसके बारे में हम बात कर लें। भाई फ्रेडरिक नीचे का नाम सबसे ज़्यादा किस चीज़ से जाना जाता है? नहीं, गॉड इज डेड नहीं, नाहिलिज्म। ये फ्रेडरिक नीचे वो नाहिलिस्टिक फिलोसफर। वंस एंड फॉर ऑल जान लो क्या थी फ्रेडरिक नीचे की नाहिलिज्म? क्या फ्रेडरिक नीचे नाहिलिस्ट थे, नहीं थे? क्या वो नाहिलिज्म प्रीच करते थे, नहीं करते थे? किसी बड़ी भरी महफिल में, भरे झुंड में, हवा में तीर ना चलाते हुए आप लोगों के समक्ष रख पाए कि भैया फ्रेडरिक नीचे क्या थे, क्या फिलॉसफी थी उनकी नाहिलिज्म के प्रति। अब ये जान लो, नाहिलिज्म के लिए फ्रेडरिक नीचे ये क्या, वो एक टर्म यूज़ करते थे। नाहिलिस्टिक वो नहीं थे, वो एक टर्म यूज़ करते थे नाहिलिज्म, जो कि लोग बहुत मिस इंटरप्रेट करते हैं। और वो उस टर्म में ये कहते थे कि डी इवैल्यूएशन ऑफ द हाईएस्ट वैल्यूज बाय द एस्थेटिक आइडियल। भाई ये जो एस्थेटिक आइडियल है, इसने जो है हाई वैल्यूज को डी इवैल्यूएट कर दिया है। वो है नाहिलिज्म, क्योंकि वहाँ पे जब वो तुम्हारी हाईएस्ट वैल्यूज, जिसको तुम समझते हो कि भाई यही अल्टीमेट वैल्यूज़ हैं, जब वही ख़त्म हो जाएगी, वही डिकम्पोज कर जाएगी, तो भाई वहाँ एक वर्ड आ जाएगा जिसको इन्होंने कहा नाहिलिज्म। फिर उन्होंने कहा कि भाई जैसे ही ट्रेडिशनल मॉरल सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, वैसे ही देयर वुड बी नो मीनिंग। भाई ट्रेडिशनल वैल्यू सिस्टम नहीं है, रूल्स देने वाला कोई नहीं है, एथिक्स देने वाला कोई नहीं है, लॉज देने वाला नहीं है, ख़त्म, एवरीथिंग इज फिनिश्ड। फिर क्या होगा? वहाँ आ गया तुम्हारा देयर इज नो मीनिंग, वहाँ आ गया तुम्हारा नाहिलिज्म। और इन्होंने कहा ट्रायम्फ ऑफ मीनिंगलेसनेस इज ट्रायम्फ ऑफ नाहिलिज्म। जैसे ही तुम्हारे वैल्यूज खत्म हुए, वहाँ पे कोई मीनिंग नहीं आया, वहाँ नाहिलिज्म जीत गया। समझ रहे हो बात? फिर इन्होंने कहा, वहाँ इन्होंने दिया गॉड इज डेड। सबसे बढ़िया चीज़, सबसे बड़ी चीज़, गॉड इज डेड। फ्रेडरिक नीचे ये कह रहे थे भाई गॉड को तुम ही लोगों ने मार दिया, साइंटिफिक वैल्यूज़ अपना के, तुमको गॉड की ज़रूरत नहीं, यू हैव किल्ड गॉड एक तरीके से, गॉड इज़ डेड। और इन्होंने कहा, और वो जो मैंने कहानी बताई थी पिछले उसमें भी, कि उन्होंने पुतला बना के क्रॉसरोड्स ऑफ जर्मनी में उसको जला दिया, बोला मैंने तुम्हारे भगवान को मार दिया, अब अपना फेट, अपनी डेस्टिनी अपने हाथ में लो, यंगस्टर्स ऑफ दिस नेशन। तो गॉड इज़ डेड। अब गॉड मर गए तो क्या होगा भाई? गॉड मर गया तो कोई मॉरल लेजिस्लेटर नहीं बचा। अब क्या होगा? लेकिन उन्होंने एक और चीज़ देखी कि भाई राइजिंग नेशनलिज्म जो था उस वक्त यूरोप में,
तुमने अगर तुम CBSE के स्टूडेंट हो, मैं रहा हूँ CBSE का स्टूडेंट 8, 9, 10th में, 8th के बाद शायद नेशनलिज्म के बारे में पढ़ाया जाता है। तो तुम्हारा नेशनलिज्म जो था, नेशनलिज्म इन यूरोप पर्टिकुलरली, नेशनलिज्म जो था तुम्हारा, नेशनलिज्म जो वैल्यू और पर्पस लाता है, नेशनलिज्म जो वैल्यू और पर्पस लाता है वो सिमिलर टू अ गॉड है। तो वो थोड़ा वहाँ पे कहीं ना कहीं क्रिटिसिज्म आया भी, बढ़ाते भी थे लोगों को आगे कि भाई जाओ अपने देश के लिए लड़ो, लेकिन कहीं ना कहीं ये आया कि भाई गॉड को तुम रिप्लेस कर रहे हो तो गॉड इज डेड। तुमने अपने ओरिजिनल गॉड को मार दिया क्योंकि तुम्हारे लिए गॉड इधर उधर की चीज़ें बन दी हैं। और तुम ये समझो कि फिर फ्रेडरिक नीचे ये कहने लग गए कि भाई मेरी राइटिंग आर अ स्ट्रगल अगेंस्ट नाहिलिज्म, कि मैं नाहिलिस्टिक नहीं हूँ, मेरी राइटिंग आर अ स्ट्रगल अगेंस्ट नाहिलिज्म। मैं उसको एक तरीके से एलिमिनेट, इरेडिकेट करना चाहता हूँ उससे। आई वॉन्ट अ ट्रूस मतलब क्या, मैं उससे डील करना चाहता हूँ, नेगोशिएशन करना चाहता हूँ। सो माई राइटिंग्स आर अ स्ट्रगल अगेंस्ट नाहिलिज्म, ये वो कह रहे थे। फिर जिन लोगों ने इनको गालियाँ दी कि भाई तुम्हारा खुद का कोई ओरिजिनल काम नहीं है, तुम्हारी खुद की कोई ओरिजिनल थीसिस नहीं है, वहाँ फ्रेडरिक नीचे ने कान के नीचे रख के बजाया बहुत गंदा वाला। ओरिजिनल वर्क उनका जो ओरिजिनल वर्क था वो था विल टू पावर, ठीक है, इटर्नल रेकरेंस, स्पेलिंग देख लेना, इटर्नल रेकरेंस, उबरमेंश, सुपरमैन, ये 3 चीज़ों ने इन्होंने दी। ये इनका ओरिजिनल समझ लो डॉक्ट्रिन से, ओरिजिनल थीसिस है, ठीक है। हम एक एक करके इन सबको कवर करेंगे। पहले विल टू पावर। अब उसमें जाने से पहले तुम ये समझो कि तब जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 में सोल्जर्स जाते थे तो उनका बैकपैक जो रक बैग होता था, जो भी बोलते हैं उसको, उसमें एक किसी और राइटर की बुक रहती थी और एक किताब हमेशा उसमें रखी जाती, जैसे एसेंशियल्स रखते हैं ना, बैंडेड, फर्स्ट एड किट, तो हर एक सोल्जर, जर्मन सोल्जर के बैग में होती थी फ्रेडरिक नीचे की 10 स्पोक ज़रथुस्त्रा। इतना इन्फ्लुएंस था फ्रेडरिक नीचे का। और जो कि हमने पढ़ा, ऑटो ऑफ द आयरन मैन ऑफ जर्मनी, ऑटो वॉन बिस्मार्क, ठीक है। तुम्हारे यहाँ पे शायद सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था, उनसे कंपैरिजन ड्रॉ किया जाता था ऑटो वॉन बिस्मार्क। ऑटो वॉन बिस्मार्क वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस बाय फ्रेडरिक नीचेस वर्क। काफ़ी गहरे दोस्त भी थे। वापस से जो पुराना फर्स्ट लेक्चर है उसमें कवर किया हुआ भी है मैंने यही चीज़, ये लेक्चर 2 है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे थोड़ा बात करने लग गए पर्सपेक्टिविज्म के बारे में, ठीक है, पर्सपेक्टिविज्म के बारे में, जिसमें बाद में बहुत फिलोसफर उनको कंफ्यूज करते थे इंडिविजुअलिज्म से और स्केप्टिसिज्म से। लेकिन पर्सपेक्टिविज्म पे वो बात कर रहे थे कि भाई हर इंसान की, हर इंडिविजुअल की अपनी सोच होती है, उसका अपना पर्सपेक्टिव होता है। एंड अ ट्रुथ इज़ नॉट ऑब्जेक्टिव, ठीक है, लेकिन वो एक कॉन्सिक्वेंसेज होता है ऑफ वेरी वेरी इंडिविजुअल सब्जेक्टिव ट्रुथ्स, ठीक है। तो ये पर्सपेक्टिविज्म का कॉन्सेप्ट है। आगे फिर अगेन कोई वीडियो बनाएंगे, अभी यहाँ पे खींचने लग गए तो खींच जाएगा पूरा, इसके बारे में बताएंगे। अब इन्होंने विल टू पावर के ऊपर बोला कि भाई विल टू पावर क्या है। विल टू पावर क्या है? विल टू पावर है इंस्टिंक्ट फॉर ग्रोथ एंड ड्यूरेबिलिटी, ठीक है। और इसके लिए एक इररेशनल फोर्स है, फोर्स इन ऑल इंडिविजुअल्स, ठीक है। विल टू पावर एक इंस्टिंक्ट है। इंस्टिंक्ट मतलब जो अंदर से आवाज़ जो बोलता है, अंदर से एक चीज़ है। फॉर ग्रोथ, आगे बढ़ना, और ड्यूरेबिलिटी, टिकना, इस दुनिया में टिकना। और उस चीज़ को टिकाने के लिए और ग्रोथ के लिए एक इररेशनल फोर्स है। तुम उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्वांटिफाई नहीं कर सकते, लेकिन एक फोर्स है, इररेशनल फोर्स, जो हर एक इंसान में होती है। और इन्होंने कहा कि भाई जितनी भी सुप्रीम वैल्यूज़ हैं, जितनी भी सुप्रीम वैल्यूज़ हैं, ये पर्टिकुलर विल लैक करती हैं। जितनी भी सुप्रीम वैल्यूज़ हैं ये पर्टिकुलर विल लैक करती हैं, ये पर्टिकुलर फोर्स लैक करती हैं। और वो समझ लो वो जो बिल्डिंग है सुप्रीम वैल्यूज़ की, एक नाहिलिस्टिक फाउंडेशन पे खड़ी है। नाहिलिज्म उसके आसपास मंडरा रहा है। कभी भी ये सुप्रीम वैल्यू ख़त्म होगी और नाहिलिज्म उसमें कहाँ चला गया? नाहिलिज्म
वहाँ पे बीच में आ जाएगा। और वापस से इन्होंने कहा कि एस्थेटिक वैल्यूज जो होती हैं तुम्हारी, एस्थेटिक वैल्यूज जो होती हैं endorses existence as pain and suffering, existence, pain and suffering। समझ रहे हो? जो तुम्हारी एस्थेटिक वैल्यूज होती हैं वो एग्जिस्टेंस तो देती हैं, लेकिन वो एग्जिस्टेंस होती है पेन और सफरिंग से भरी हुई एग्जिस्टेंस। अब फ्रेडरिक नीचे ने ये विल टू पावर ह्यूमन इंसानों के लिए बोला था, इन वैल्यू सिस्टम्स के लिए बोला था, लेकिन बहुत जो कमेंटेटर्स थे उन्होंने इसको अपने में एक मेटाफिजिकल थ्योरी बनाने की कोशिश करी। इसको सिर्फ ऑर्गेनिक रेल्म में नहीं रखते हुए इनऑर्गेनिक रेल्म में भी लेके जाने की कोशिश करी। ऑर्गेनिक मतलब इंसान से रिलेटेड, उसको ये लाइफलेस चीज़ों में और इनऑर्गेनिक रेल्म में भी ले जाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब फ्रेडरिक नीचे की राइटिंग्स पढ़ो तो उसमें कोई मैच नहीं दिखता, कोई मेटाफिजिकल मैच नहीं दिखता और कोई, समझ रहे हो, कोई लिंक नहीं बनता। नेक्स्ट, concept of eternal recurrence is the main framework of the Spoke Zarathustra। क्या है? बहुत सेल्फ हेल्प वीडियोस में ये यूज़ करने की कोशिश करते हैं। वो ये है कि अगर एक डीमन आके तुम्हारे कान में बोलता है कि आज के बाद, ठीक है, आज के बाद तुमको ये ज़िंदगी सेम टू सेम अगर इन्फिनिटी बार जीनी पड़ेगी, मतलब यही ज़िंदगी विदाउट एनी चेंज, ये पेन ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा, तुम्हारी आंख ऐसी है तो ऐसी रहेंगे, तुम्हारे एक बाल ऐसे है तो ऐसे ही रहेगा, ये सेम ज़िंदगी है, सेम कॉजेज एंड इफेक्ट्स तुमको इन्फिनिट टाइम जीने होंगे, तो तुम क्या बैठ के यही ज़िंदगी जीने की कोशिश करोगे या फिर कुछ नया करने की कोशिश करोगे, इसको चेंज करने की कोशिश करोगे? इसमें भी इन्होंने एक चीज़ लिखी कि तुम इस ज़िंदगी से कितना खुश हो। अगर ये वाली इटर्नल रेकरेंस की चीज़ सुन के तुम्हारी अंदर से हालत ख़राब हो रही है, फट रही है कि भाई नहीं, मेरे को तो अपनी ज़िंदगी बदलनी है, मेरे को तो अपनी ज़िंदगी बदलनी है, तो तुम एक ऑर्डिनरी मैन हो बिकॉज यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर लाइफ। और जो इंसान अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड है, दैट इज़ द रियल सुपरमैन, वो है द उबरमेंश। और तुम्हारे ऑर्डिनरी मैन, एक कॉमन मैन और सुपरमैन के बीच में इतना अंतर है जितना कि एक बंदर और इंसान के बीच में भी नहीं है, उससे कहीं ज़्यादा अंतर है। ये कह रहे थे फ्रेडरिक नीचे, सुपरमैन का कॉन्सेप्ट, तुम्हारा इटर्नल रेकरेंस, विल टू पावर, ये इनकी फ़िलॉसफी थी इन अ नटशेल। मैंने 40 मिनट के एक वीडियो में तुमको इनकी पूरी फ़िलॉसफी तुम्हारे मत्थे रख दी। इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है फ़िलॉसफी, ज़्यादा भरने से तुम भी कन्फ्यूज़ हो जाओगे, समझ रहे हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम कंफ्यूज हो। तो ये थी इनकी 3 ओरिजिनल वर्क्स। बाकी वैल्यू, मॉरल सिस्टम और किस तरीके से इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया चीज़ों को, किस तरीके से हमने फर्स्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि किस तरीके से इनकी लाइफ थी, किस तरीके से इनकी लाइफ में जो इनके साथ चीज़ें हुई हैं, कांड हुए हैं, कैसे वो मोल्ड हुए, डेवलप हुए, कैसे एक फ़िलासफ़र का माइंड एक स्टैटिक फेज में नहीं रहता कि एक ही काम दिए चले जा रहा है, कैसे बदलाव आता है, आता रहता है। तो भाई नीचे जाना, जो डिस्क्रिप्शन में जो समझ में आ रहा है वो तुम फॉलो करते जाओ, ट्विटर वगैरह, मैं वहाँ पे कोट्स वोट्स डाल रहा हूँ, ट्विटर वगैरह, कंट्रीब्यूशन, कम्युनिटी जो है करते जाओ। दूसरे चैनल है लोनोलॉग को फॉलो करो, वहाँ तुमको फ़िलॉसफी मास्टर क्लास देखने को मिलेगा। फ़िलॉसफी मास्टर क्लास के अपने से लेक्चर सीरीज़ चल रही है। इस चैनल पे तो सिर्फ एकेडमिक रहेगा, लेकिन उस चैनल पे सब कुछ मिलेगा तुम्हें, सब कुछ और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा, समझ रहे हो, जो कि हटके है, जो कि तुम्हारी ट्रेडिशनल फ़िलॉसफी नहीं है। तुम्हारी फ़िलॉसफी फ्रॉम स्क्रैच तुमको सिखाऊंगा, अपनी फ़िलॉसफी प्रीच करूँगा, तो वहाँ तो मज़ा आने वाला है, तो वहाँ जाके एक बार देख लेना, ठीक है। विद दिस अब क्या करोगे तुमको पता है भैया क्या करना है, क्या करोगे? कट लोगे काम पे, चलो भाई कट लो।